अपन स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑफ पेपर नंबर 3 है ना, जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट करना है। लास्ट दिन पे अपन ने ये वाला क्वेश्चन किया था, तो फोर्थ भी जो है फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एफ दे रखा है अपने को x प्लस ट्वाइस मॉड x प्लस वन प्लस ट्वाइस मॉड x माइनस वन। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये वही है जैसे ये वाला था, ठीक है, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन या ज़्यादा सॉल्यूशन। तो इसका मतलब इस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है, इस फंक्शन का ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन y इज इक्वल टू के साथ कितनी जगह टकराए, एक जगह, ठीक है। तो बनाओ ग्राफ, f का ग्राफ बनाओ। तो पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको इंटरवल वाइज है ना ब्रेक करना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। x का वैल्यू a के x से बड़ा, -1 या उससे बड़ा, या -1 से छोटा। तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो दिख रहे हैं अपने को, एक -1 है, एक 1 है। तो x केस बना लिया अपन ने, x a के x से बड़ा। तो x अगर a के x से बड़ा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 0 या उससे बड़ा। ये क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा। और तो मॉड कैसे खुलेगा, 2 से बड़े का मॉड कैसे, प्लस के साथ, और ये भी पॉजिटिव, इसका भी प्लस के साथ। तो आएगा x प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस वन प्लस ट्वाइस ऑफ x माइनस वन। ये और ये कट गया, कितना आ रहा है, 5x। x लेस देन वन ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। इस केस में क्या होगा, x अगर 1 से कम है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और -1 से बड़ा है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक। तो कितना आएगा, x प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस वन, और इसका नेगेटिव आ जाएगा 2 - 2x, 2x कट गया, कितना आ जाएगा, 4 + x। और x अगर मान लो -1 से कम है, तो -1 से कम है तो ये नंबर कितना आएगा, नेगेटिव, और ये भी आ जाएगा नेगेटिव, है ना। तो ये खुलेगा ऐसे, x माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस वन, और ये खुलेगा 2 - 2x। तो भाई अब ये -2 और +2 है ना, ये तो कट जाएंगे, -2x और x है ना, ये आ जाएगा -3x। अब ये सारी ब्रांचेज जो है ना, y इज इक्वल टू 5x, ये टुकड़ा भी क्या है, लाइन है, y इज इक्वल टू x + 4, ये भी लाइन है, y इज इक्वल टू -3x भी लाइन है। अपन इस पोजीशन पे हैं कि अपन इसको पीस वाइज अपन ने डिफाइन कर लिया है ना, टुकड़ों टुकड़ों में। x1 के लिए y का वैल्यू कितना आ रहा है, 5, ठीक है ना। तो x1 y5 है ना, x1 y5, और 1 के राइट साइड है ना, 1 के राइट साइड अपन ने लाइन बना दी, लाइन है y इज इक्वल टू 5x, ठीक है। और y इज इक्वल टू x + 4, तो 1 के लिए अगेन x + 4 लाइन ऐसी बन जाएगी, देख लेना जरा। अच्छा, -1 तक बनाना है ना, तो -1 मतलब और पीछे ले जाना है ताकि x कोऑर्डिनेट क्या हो, -1 हो, ऐसा। फिर x अगर -1 से कम है तो नेगेटिव स्लोप का बनाना है, तो नेगेटिव स्लोप है ना, ये अपन ने बना दिया, y इज इक्वल टू -3x, ठीक, ये लाइन बना दिया। तो ये कह रहा है कि फंक्शन को अगर किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ सॉल्व करें तो केवल एक ही सॉल्यूशन आए। तो अपन डिफरेंट वेरियस ग्राफ्स ट्राई करते हैं, जैसे ये है, कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2, कितने आ रहे हैं, 2, कितने आ रहे हैं, 2, 2। बस केवल यही एक पॉसिबिलिटी है जब लाइन जो है इस फंक्शन के मिनिमा से होकर के गुजरे, है ना। तो फंक्शन का मिनिमा जो है उस पॉइंट पर जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो फंक्शन में रखना पड़ेगा -1। तो -1 अपन ने कहाँ पर रखना है अपने को, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर x की जगह रख दिया अपन ने -1, तो फंक्शन का वैल्यू एट -1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है -1, 3। तो लाइन क्या हो जाए, y इज इक्वल टू 3, तब जो है एक सॉल्यूशन आएगा। और वो सॉल्यूशन कौन सा होगा बेटे, -1, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आएगी, अगर फंक्शन 3 है, -1, तो बस ठीक है। देन k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3, है ना। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन में डाला था अपन ने 3, ठीक है ना। ए ऑप्शन जो है वो 3 है, 3 करेक्ट है, ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पॉइंटर तो मेरी जेब में ही है। अगला क्वेश्चन,
f इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड ए बी ए रियल नंबर है ना, एक्स नॉट दे रखा है अपने को, ये x1 दे रखा है एफ ऑफ एक्स नॉट, x2 दे रखा है एफ ऑफ x1, x3 दे रखा है एफ ऑफ x2 एंड सो ऑन। x 2009 है ना, इस तरह से एक पैटर्न बनाया उसने 0 1 2 3 और उसमें x 2009 आ रखा है और इसका वैल्यू कितना दे रखा है 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या होगा ये बताना है अपने को। तो इसके लिए अपन ने ऐसा किया कि भाई x नॉट जो है ना वो कितना है a है, तो यहाँ पर रख देते हैं अपन a। तो x1 क्या है, फंक्शन का वैल्यू एट a ही है क्योंकि a और x नॉट सेम है। अब ये x1 का वैल्यू अपन ने क्या किया, ये x1 का वैल्यू यहाँ रख दिया, तो यहाँ पर क्या प्रकट होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी x2 इज इक्वल टू एफ और x1 की जगह लिख दिया अपन ने ये वाला टर्म यानी कि f ऑफ a। ओके, तो x2 अपने आप में कॉम्पोजिट फंक्शन है, f ओ f है। अब यही पिक्चर अपन ने x2 की यहाँ पर पटक दी, तो x3 जो है वो क्या बनेगा f ऑफ, और अंदर का मसाला जो है x2 क्या बनेगा f ऑफ a, ठीक है, ये बनेगा। तो x3 क्या है, कॉम्पोजिट है कितने फंक्शंस का, 3 का। तो अपने को पैटर्न भी दिख गया, x1 खुद एक सिंगल f है, x2 डबल f, x3 ट्रिपल f, तो x 2009 जो है, x 2009 जो है वो क्या होगा f ऑफ डैश डैश, और कितनी बार f जो है इसमें अपीयर हो रहा होगा 2009 टाइम्स है ना, f अपीयर्स 2009 टाइम्स। तो इस टाइप के सवालों के लिए मैंने आपको बताया था कि f जो है f लिखा, फिर अपन ने f ऑफ f लिखा, फिर अपन ने ये लिखा है ना। तो बस आप मेरे ख्याल से जो इजी क्वेश्चन होते हैं इस कैटेगरी में, इस प्रोफाइल के इजी क्वेश्चन जहाँ पर कॉम्पोजिट बहुत ज़्यादा बनाना होता है, उसमें f ऑफ f में सुंदरता दिख जाएगी। और अगर थोड़ा सा एग्जामिनर जो आपको कष्ट देगा तो उसमें आपको f ऑफ f तक जाना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए कि भाई वो सवाल जो है कहाँ तक जाएगा, है ना, कितना बड़ा सवाल है कितना छोटा है। तो एक बार ऐसा करते हैं, f ऑफ f लिखते हैं पहले, तो f ऑफ x, तो कितना आ जाएगा, f क्या करता है इनपुट अपॉन 1 माइनस इनपुट, ठीक है, फंक्शन क्या करता है इनपुट अपॉन 1 माइनस इनपुट। तो एफ एक्स कितना है खुद x अपॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो आएगा 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, तो आ जाएगा x अपॉन 1 माइनस 2x। ओके, चलो एक बार और लिखते हैं अपन, f ऑफ x, 3 बार का लिख करके देखा। तो ये बाहर वाला f क्या करेगा, बाहर वाला f, सबसे बाहर वाले f के इसके नज़रिए से देख रहा हूँ, तो सबसे बाहर वाला f क्या करता है इनपुट अपॉन 1 माइनस इनपुट। इनपुट खुद ये इनपुट अपॉन 1 माइनस इनपुट, क्लियर है क्या, ठीक है ना, इनपुट अपॉन 1 माइनस इनपुट। 1 माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ रहा है x, 1 माइनस 2x माइनस x, तो आ रहा है x अपॉन 1 माइनस 3x। तो 2 में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 3 में कितना आ रहा है 3 आ रहा है। आपने को क्लियर हो गया कि x ऑफ 2009 या 2009 में 2009 बार जो है अगर कॉम्पोजिट लिखना है तो वो बनेगा ऐसा, x अपॉन 1 माइनस 2009 इंटू एक्स, और ये जो नंबर है ना किसके बराबर दे रखा है अपने को 1 के, उचका दिया इधर, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 1 माइनस 2009 इंटू एक्स, फिर x के टर्म एक साइड ले गए तो ये आ जाएगा 2010 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1। और ये जो x है ना 2009 वाला, ये खुद क्या था a था, है ना, यही तो बोला है उसने। तो यहाँ पर क्या आएगा a आएगा, ये a की वैल्यू है, a कितना आ गया 1 अपॉन 2010, ठीक है, डी ऑप्शन अपना आंसर। अब इसमें कई बार मैंने एक बार क्लास में ऐसा भी सवाल लिया है, जब आपका 3 बार का कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है ना, 3 बार का कॉम्पोजिट फंक्शन सिंपली क्या बन जाता है x, ऐसा भी सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, रिमाइंडर थ्योरम का बहुत शानदार एप्लीकेशन है इसमें। px कंटेन्स ओनली
px contains only terms of odd degree. When px is divided by x minus 3, the remainder is 6. If px is divided by x square minus 9, then remainder is gx. The value of g2 is, ठीक है, g2 का वैल्यू बताना है भाई। पहला थॉट तो ये आता है कि p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय दिस, तो रिमाइंडर थ्योरम का बहुत सिंपल सा फंडा कि फंक्शन का वैल्यू 3 पर कितना आएगा, 6 आएगा, इधर रखा है। अब मान लो p इज डिवाइडेड बाय दिस, देन रिमाइंडर इज g। इस बात को लिखते हैं अपन एक सिंपल फंडे से जो अपन ने बार बार लिखा था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें इससे, तो मान लेते हैं क्वोशिएंट कितना है qx, और रिमाइंडर क्योंकि अपन ने डिवाइड किया है 2 डिग्री से, तो ये जो रिमाइंडर होता है उसमें क्या खास बात होती है, इससे 1 कम है ना। इन जनरल अगर बोले तो इससे 1 कम होगा। तो लेट द रिमाइंडर व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस 9 से पी एक्स को डिवाइड किया बी ए एक्स प्लस बी है ना, मान लेते हैं रिमाइंडर है ए एक्स प्लस बी। अब ये खुद ही हमें इशारे कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अगर है तो खुद ही हमें इशारे कर रहा है कि हमें इस आइडेंटिटी इन एक्स में क्या क्या रखना चाहिए, इसके रूट्स रखने चाहिए, है ना, ताकि q जो है उसका कोफिशिएंट कितना हो जाए, 0। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 3। तो लेफ्ट साइड क्या आएगा, p ऑफ 3 जो कि हमें दे रखा है 6, और भाई x की जगह 3 रखा तो 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 0 इंटू q फंक्शन का वैल्यू एट 3 प्लस कितना हो जाएगा, 3a प्लस b। तो x इक्वल टू -3 p ऑफ -3। अब बेटे इसने इशारों में बोला है कंटेन्स टर्म्स ऑफ ऑड डिग्री, केवल उसमें कितने डिग्री के टर्म्स हैं, ऑड डिग्री के। तो ऑड डिग्री के टर्म्स हैं तो अगर तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर मैंने बताया था ना क्लास में x क्यूब, x की पावर 5, ये सारे फंक्शन क्या है, ऑड है। इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके जो भी बनाओगे वो क्या होगा, ऑड होगा। तो ऑड फंक्शन का वैल्यू अगर 3 पर 6 है तो -3 पर कितना आएगा, -6। अगेन -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 माइनस 9 आ जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाय q फंक्शन का वैल्यू एट -3 प्लस यहाँ पर x की जगह रखा -3, तो आ जाएगा -3a प्लस b, ऐसा आएगा। अब इनको देखते हैं अपन, तो भाई अगर अपन इन दोनों को ऐड कर दें ना, ध्यान से सोचो, 6 और -6 कितना हो जाएगा, 0, और 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0, 3a और -3 कितना हो जाएगा, 0, और कितना आएगा, 2b। तो यहाँ से पटाख से दिख रहा है अपने को b का वैल्यू कितना हो गया, 0। ऑल राइट है ना, तो यहाँ पर b जो है उसका वैल्यू 0 है। अच्छा भाई, और अगर b का वैल्यू 0 है तो यहाँ से अपने को दिख रहा है, इधर से b का वैल्यू 0 है, तो ये क्वांटिटी कितना है, 0। 3a का वैल्यू कितना आ गया, 6। अगर 3a 6 है तो a का वैल्यू कितना आ गया, 2, a इज इक्वल टू 2। तो अपने को दिख गया, इसने क्या बोला था, रिमाइंडर क्या है, gx। तो अपना जो रिमाइंडर था gx वो कितना था, ax प्लस b। इसमें अपन ने a निकाल लिया, b निकाल लिया, कितना आ जाएगा, 2x। तो g ऑफ 2 का वैल्यू है ना, फंक्शन का वैल्यू 2 पर कितना है, 4 है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन 7th, f ऑफ x, y दे रखा है अपने को, बराबर होता है मैक्सिमम ऑफ xy की पावर मिनिमम xy। अब ये ना, ये थोड़ा सा है ना, इसका फंक्शन का सवाल नहीं है, थोड़ा एप्टीट्यूड का सवाल है ना ये। इसमें एप्टीट्यूड कई बार एग्जाम में नई लैंग्वेज आती है, पूरी तरह इस तरह का लैंग्वेज वो लोग क्रिएट करते हैं जो यूजुअल नहीं होता, यानी कि फंक्शन चैप्टर में एक नॉर्मल कोर्स में नहीं पढ़ाया जाता कि हाँ फंक्शन ये होता है, आईटीएफ ये होता है, ये होता है। टोटली डिफरेंट, मतलब काफ़ी हद तक लीक से, जैसे बोलते हैं ना, लीक से हट के पिक्चर बनाई गई है। ये डायरेक्टर की सोच अलग थी, ठीक है ना। तो वैसे यहाँ पर भी पूरी तरह एप्टीट्यूड पर बेस्ड क्वेश्चन है। आप तो एप्टीट्यूड का मतलब ये नहीं कि कुछ बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जामिनर आपको जो बोलता जा रहा है ना, उसको आप एज इट इज फॉलो करो, ठीक है ना, लॉजिकली, ठीक है ना, लॉजिकली।
तो ये कह रहा है कि फंक्शन का वैल्यू x, y पर क्या होता है, मैक्स ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या है, जो एक्स वाई में बड़ा। अपन ने वैसे भी क्लास में ऐसे सवाल किए, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, तो जो बड़ा है वो बाहर आ जाएगा, तो x और y में जो नंबर बड़ा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और मिनिमम का मतलब क्या है, जो छोटा है। तो ये अपने आप में क्या फॉर्म लिखी हुई है, एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर, पावर क्या हो जाएगा, छोटा नंबर। ये कह रहा है वो, बस इतनी सी बात है। और g ऑफ एक्स वाई क्या करता है, मैक्सिमम दोनों में से बड़ा नंबर माइनस दोनों में से छोटा नंबर। तो जी एक्स वाई अपने आप में कैसे ऑपरेट कर रहा है, जी एक्स वाई का वैल्यू होता है बड़ा माइनस छोटा, और यहाँ पर क्या होता है, बड़ा की पावर छोटा, ऐसे है। तो मान लो जैसे ये दे रखा है यहाँ पर एफ ऑफ, तो एफ में पहला एलिमेंट कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है जी ऑफ। तो सबसे पहले तो मेरी नज़र पड़ी कि लिखा हुआ है जी का वैल्यू एट -1 -3/2। अब ये मसाला जो है इसको देखते हैं अपन, क्या लिखा है, मैक्स माइनस मिन। तो बेटा इनमें बड़ा नंबर कौन है, -1, और छोटा नंबर कौन है, -3/2। तो मैक्स माइनस मिन कितना हो जाएगा, हाफ। सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, इस पिक्चर को देखते हैं, जी ऑफ -4 कॉमा -1.75, ये नंबर कितना हो जाएगा, मैक्स माइनस मिन यानी कि +4 कितना हो जाएगा, 2.25 यानी कि कितना हो जाएगा, 9/4। ऑल राइट, तो अपन ने ये निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब इस पूरी जगह पर क्या प्रकट होगा, जी ऑफ, इसकी जगह क्या प्रकट होगा, हाफ, इसकी जगह क्या प्रकट हो जाएगा, 9/4। तो एफ के अंदर जो लिखा हुआ है उसको लिखते हैं अपन एक बार। तो एफ के अंदर लिखा हुआ है, पहला नंबर क्या है, 1/2, दूसरा नंबर क्या है, 9/4। अच्छा, इक्वल्स, तो ये नंबर किसके बराबर होगा, एफ क्या करता है, बड़ा, तो बेस में कितना आ जाएगा, बड़ा नंबर जो कि क्या है, 9/4, और पावर में क्या आ जाएगा, छोटा नंबर, वो क्या है, 1/2। तो 9/4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, आराम से दिख रहा है, 3/2 हो जाएगा। तो ये आ गया 3/2। ऑप्शन देखते हैं, 3/2 का मतलब क्या है, डी ऑप्शन है, 1.5 आंसर है। अगला सवाल जो लिया गया है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और फंक्शन का मिक्सचर है, काफ़ी अच्छा इसलिए लिया गया है, ठीक है। तो पढ़ो सवाल को, इसमें एक डायग्राम भी दे रखा है, ये डायग्राम है। गिवन द ग्राफ ऑफ टू फंक्शंस एफ एंड जी इन द एडजेसेंट फिगर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राफ ऑफ फंक्शन corresponding to the given value of independent variable, say x0, a straight line is drawn parallel to x axis, ठीक है, x axis, to intersect the bisector of the first and third quadrant. तो bisector of first and third quadrant, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बाइसेक्टर यानी कि इसका और इसका एंगल बाइसेक्टर आराम से दिख रहा है। ये लाइन क्या हो जाएगी, y = x। At point B, from the point B, a straight line parallel to y-axis is drawn to intercept the graph of the function at C. Again, a line is drawn from point C parallel to x-axis, intersects the line n n dash at D. If the straight line n n dash is parallel to y-axis, then the coordinate of the point dr. अच्छा, तो ऐसा है भाई, इस पॉइंट से अपन ने क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, ए पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, पहले लिख लेते हैं। ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट x0 है और फंक्शन पे लाई कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f(x0). अच्छा, ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में खास बात क्या होती है, y कोऑर्डिनेट सेम होता है। अच्छा, तो बी पॉइंट के बारे में अपन ये टिप्पणी दे सकते हैं कि उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो कितना है, f(x0), ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट जो है उसमें एक खास बात और है, वो किस पे लाई कर रहा है, y = x पर। तो अगर इस लाइन पे लाई कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, बराबर। तो अगर ये f(x0) है तो y कोऑर्डिनेट भी क्या है, f(x0). अच्छा, बी पॉइंट और सी पॉइंट जो है वो क्या है, वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो वर्टिकल लाइन में क्या होता है, क्या खास बात होती है, x कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो सी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, f(x0),
और आंखों से दिख रहा है यहाँ पर सी पॉइंट किस कर्व पे लाई कर रहा है, जी एक्स पर। अब जी पॉइंट इस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लो एक्स कोऑर्डिनेट अगर 1 है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जी के अंदर आप रख दो एक्स की जगह 1। अब क्योंकि इनपुट ये है तो जी में आप रख दो, क्या रख दो, एफ ऑफ एक्स नॉट रख दो। तो इनपुट अगर ये है तो आउटपुट जो है जी फंक्शन का क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट, ऐसे बोलते हैं। तो ये क्या बन गया, तो कॉम्पोजिट बन गया। अच्छा, अब भाई इस पॉइंट और डी पॉइंट ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में अगेन क्या क्या चीज सेम होगी, वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो जी डी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। साथ साथ डी और ए पॉइंट उसने बोला है ये लाइन वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं, और वर्टिकल लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नॉट। तो डी में और ए में क्या खास बात होगी, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो डी पॉइंट है एक्स नॉट जी एफ एक्स नॉट। हाँ भाई, तो एक्स नॉट कहाँ दिख रहा है भाई, ये सी ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना, एक्स नॉट कॉमा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आईटीएफ का आ गया, फंक्शन आईटीएफ के सवाल है। भाई इस सवाल को इसलिए दिया गया क्योंकि बच्चे अक्सर जो है साइन इनवर्स साइन का ग्राफ तो याद रखते हैं पर केवल प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के लिए याद रखते हैं, यानी कि -90 से 90। टेन इनवर्स टेन का ग्राफ भी केवल छोटा सा ही पार्ट याद रखते हैं, पर उसके आगे भी ग्राफ होता है वो भी अपने को याद होना चाहिए। और 2-3 साल पहले ही आईटीएफ में कॉस इनवर्स कॉस 12 इस तरह की वैल्यू जो है पूछी गई थी, ठीक है ना, तो इसीलिए ये क्वेश्चन रखा गया है। तो भाई एफ दे रखा है अपने को, पहले बेटे ऐसा करो साइन इनवर्स साइन एट निकालो, चलो ग्राफ बनाओ साइन इनवर्स साइन का, साइन इनवर्स साइन इसका ग्राफ बनाओ। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन व साइन एक्स का ग्राफ जो है ऐसा, ऐसा होता है ना। ये जो लाइन है वो कितनी होती है बेटे, y इज इक्वल टू एक्स, है ना। ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है बेटे, 90। अच्छा, ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, पाई। अच्छा, ये लाइन का इक्वेशन कितना होता है, y इज इक्वल टू, बोलो, ये बेटे पाई कॉमा 0 चेक करो, इस पे लाई कर रहा है क्या, x की जगह पाई रखा, हाँ प्लस पाई आएगा। ये पॉइंट कितना है, 2 पाई कॉमा 0। अच्छा, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2 पाई, ठीक। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 5π/2। भाई 8 जो है उसका अंदाज़ा लगाना होगा हमें कि 8 जो है वो π/2 और 5π/2, यहाँ पर क्या है 5π/2, 3π/2, सॉरी 3/2, 5π/2 तो यहाँ पर है। हाँ, तो 8 जो है किसके आसपास है ना, तो अपन ने क्या किया 3π/2 लिखा। 3π/2 करीब करीब इतना होगा, ये तो कितना आ रहा है 4.5, ये तो बहुत दूर है। 5π/2 लिखा, 5 × 3.14/2, तो 5 3 15, ये तो क्या आ रहा है 8 से कम आ रहा है ना। 5 × 3.2 कितना होता, 3.2 होता आपका 16, ठीक है ना, वो तो नहीं है, तो ये 8 से कम है। तो 8 जो है करीब करीब कहाँ पर लाई कर रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर x कोऑर्डिनेट जो है वो 8 आया होगा। अच्छा, इस लाइन की इक्वेशन बताओ, ये लाइन क्या है, हाँ बोलो बोलो, y इज इक्वल टू, हाँ y इज इक्वल टू -x + 3π। अच्छा, तो भाई ये जो नंबर है यहाँ पर क्या प्रकट होगा, 3π - 8।
तो अपने को एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है अपने को y इज इक्वल टू 3π - 8, इसका वैल्यू क्या है अल्फा, ठीक है ना, ये दे रखा है अपने को। और f ऑफ बेटा tan इनवर्स tan 8, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है अपने को। तो tan इनवर्स tan 8 के लिए ये लाइन का इक्वेशन क्या होता है, यहां पर x कोऑर्डिनेट कितना है 90, ठीक है, ये आएगा y इज इक्वल टू एक्स, ये पाई है, कितना आएगा x माइनस पाई, ये 2π, ये आ जाएगा x माइनस 2π, ये आ जाएगा 3π, y इज इक्वल टू x माइनस 3π, ठीक है। अब क्या कह रहा है ये, tan इनवर्स ऑफ tan 8 इज इक्वल टू f ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan 8। भाई 8 का अंदाजा लगाना है आपको, तो पाई 2π 3π, 8 अपन जानते हैं, यहाँ पर क्या था 5π/2 था, है ना 2π, तो 8 तो क्या है इससे बड़ा ही आया था, 8 क्या आया था 5π/2 से बड़ा, तो 8 करीब करीब यहाँ पर आएगा, तो 8 यहाँ पर आएगा, तो कितना आ जाएगा y का वैल्यू 8 - 3π, तो फंक्शन बराबर आ रहा है 8 - 3π। एट माइनस 3π, तो 3π - 8, और ये कह रहा है f ऑफ 8 - 3π, है ना, ये पूछा है उसने अपने से ना कि ये क्या होगा। तो अपन ने ये देखा कि भाई ये क्वांटिटी अगर t है तो ये क्वांटिटी कितनी है -t, तो t और -t ना ऐसा कुछ पूछ रहा है वो, f ऑफ लैम्डा और f ऑफ माइनस लैम्डा, दोनों को ध्यान से देखो, f ऑफ लैम्डा f ऑफ माइनस लैम्डा, तो ये दोनों जो है वो क्या है ऑड फंक्शन के लिए, है ना, इन दोनों का सम कितना आएगा 0। तो अपन ने देखा ये जो फंक्शन बना हुआ है इसमें पॉलिनोमियल में कई जगह x की पावर क्या आ रही है ऑड, तो ये फंक्शन ऑड 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 ऑड, और ये फंक्शन क्या है इवन। तो जब भी अपन इसको और इसको अगर आप जोड़ोगे, है ना, तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा f ऑफ लैम्डा प्लस f ऑफ माइनस लैम्डा, भाई लैम्डा की पावर 11 और माइनस लैम्डा की पावर 11 कट के क्या आएगा 0, लैम्डा की पावर 9 माइनस लैम्डा की पावर 9 कितना आएगा 0, यहाँ से कितना आ जाएगा फिर 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक है, f ऑफ लैम्डा f ऑफ माइनस लैम्डा इज 2। अच्छा, तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि इन दोनों को अगर अपन जोड़ दें तो वैल्यू कितना आएगा 2, तो अल्फा प्लस अपना जो आंसर है उसको अगर अपन जोड़ें तो कितना आएगा 2 आएगा, तो ये जो अपने को चाहिए वो क्या आ गया 2 - अल्फा। तो आप देख लो 2 - अल्फा कहाँ पर है, डी ऑप्शन, ठीक है, ये अपना आंसर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो पर्पज़ ये था कि रिवाइज कराना tan इनवर्स tan x और sin इनवर्स sin x का ग्राफ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं, क्योंकि tan इनवर्स की सीरीज के सवाल जो है आए दिन जो है पूछे जाते हैं IIT मेंस के अंदर और एडवांस के अंदर भी, दोनों में। सम दे रखा है अपने को n 1 से लेकर के 50 tan इनवर्स 2n अपॉन n की पावर 4 - n² + 1, और इक्वल टू दे रखा है अपने को tan इनवर्स k, वेयर k इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये क्या है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेकर के 50 tan इनवर्स ऑफ 2n अपॉन 1 + n² इंटू n² - 1, ठीक है ये। अच्छा, ये जो नंबर है इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, n n n + 1 n - 1।
छोटे छोटे लीनियर फैक्टर्स कर दिए मैंने, है ना। अब मुझे सोचना क्या है कि ये नंबर है ना, ये नंबर, ये तो लिखा हुआ है दो नंबरों का प्रोडक्ट, ठीक है, और ऊपर जो है 2n, वो क्या आ जाए, दोनों नंबरों का डिफरेंस। तो क्या मैं ऐसे दो नंबर मिल रहे हैं आपको जिनका प्रोडक्ट ये और डिफरेंस ये लिखा हुआ है? सही बात है। एक ले लो आप n इंटू एन प्लस वन ताकि बने n स्क्वायर प्लस n, और एक ले लो n माइनस वन जिससे बन जाए n स्क्वायर माइनस n। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 2n आ रहा है। मिल गया अपने को। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 से 50 tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n माइनस n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाय 1 प्लस n प्लस 1 n माइनस 1। ठीक, इससे क्या हुआ, ये स्प्लिट हो गया एक्चुअली। तो स्प्लिट हो गया तो अपन t लिख लेते हैं, tn बराबर आया अपना tan इनवर्स ऑफ n इंटू एन प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर n इंटू एन माइनस वन, कैसे बोल दो, ठीक है। अभी tn अपना ये है तो क्या बोल रहा है वो, द सम इज इक्वल टू tan इनवर्स के। तो अपने को सम निकालने के लिए t1 लिखना होगा। t1 के लिए n की जगह 1 रख दिया यहाँ पर, तो n की जगह 1 रखा तो कितना आएगा, ये आएगा। यहाँ पर n की जगह 1 रखा तो क्या आएगा, tan इनवर्स 0। t2 n की जगह 2 रखा तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 माइनस n की जगह 2 रखा तो कितना आएगा, 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2। 3 tan इनवर्स ऑफ 3 रखा तो कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12 माइनस tan इनवर्स ऑफ यह आ जाएगा 9 माइनस 3 6, है ना। और ऐसे लिखते चले गए अपन। और कहाँ तक लिखना है अपने को, tn तक। वैल्यू बाद में रख देंगे, n का वैल्यू कितना है 50, तो आएगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n। जब जोड़ोगे ना आप इनको तो देखो t1 है ना, ये जोड़ना है अपने को, t1 प्लस t2 प्लस t3 से लेकर के tn, ये बराबर किसके होता है, sn के। यहाँ पर ये और ये गॉन, ये और ये गॉन गॉन गॉन, केवल क्या बचेगा, स्टार्टिंग में tan इनवर्स 0 कितना होता है, 0, और tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n, है ना। तो ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n, ये बचेगा। तो Sn ये आ गया, द सम इक्वल्स टू दिस। तो अपन ने 50 के लिए रख दिया इसका वैल्यू, सम टिल 50 टर्म्स के लिए n की जगह रख दिया 50, तो आ रहा है 50 का स्क्वायर प्लस 50, और ये है tan इनवर्स k, tan इनवर्स ऑफ k। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 50, तो ये कितना आ जाएगा 2500 और प्लस 50, तो 2550 है ना, 2550 आंसर है। तो बी ऑप्शन जो है अपना आंसर है। भाई इस क्वेश्चन का पर्पज़ ये था कि अपन को ये सीरीज़ जो है, जो बहुत बार आती है, वो अपने को आनी चाहिए, और साथ साथ ये क्रिएट करना आना चाहिए सीक्वेंस सीरीज से, कि मेथड ऑफ डिफरेंस, ऑल्टरनेट कैंसिलेशन, सम, ठीक है ना। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है एक्चुअली। tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर प्लस x की पावर 4, और फाइव रखा है अपने को ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अपने को दे रखा है फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई इफ। ऑप्शन जो है बहुत चालाकी से देखो, ऑप्शन दे रखे हैं अपने को, ए ऑप्शन x का वैल्यू हो जाए यहाँ से यहाँ, बी ऑप्शन x का वैल्यू यहाँ से यहाँ, सी ऑप्शन यहाँ से यहाँ, और आखिरी
आखिरी में दे रखा है लेमडा बराबर दे रखा है 10 π/8 के। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में कई जगह दे रखा है माइनस लेमडा से लेमडा। तो बेटे पहले तो ये बताओ कि 10 π/8 कितना होता है? √2 - 1 है ना, ये होता है। और x का वैल्यू क्या है? √2 - 1। और कहाँ से बड़ा है? नेगेटिव ऑफ √2 - 1 से बड़ा है। तो थीटा क्या दे रखा है? 4x - 4x³ अपॉन दिस। बेटे ये किसका फॉर्मूला है? ये चीज़ है ना, ये किस में आती है? 10 4x का फॉर्मूला है ना, लिख लो। मान लो 10 अपन बात कर रहे हैं 4 अल्फा की, तो 10 4 अल्फा कितना होगा? S1 - S3 अपॉन 1 - S2 + S4, क्योंकि सारे सेम है। तो 10 अल्फा 10 बीटा 10 गामा 10 डेल्टा कितना आ जाएगा? 4 10 अल्फा। ये आ जाएगा 4 10 अल्फा। S3 में कितने आएंगे? 3 टर्म आएंगे, और वो भी कितने आ जाएंगे? 4 10 4 10 अल्फा का क्यूब और 2, तो 2 में कितने टर्म आएंगे? 4c2। भाई 4 चीज़ें ना, 4 एंगल है। 4 एंगल में अगर अपन कोई 2 एंगल्स को लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स 4c2 से कितने आ जाएंगे? 6, और हर एक स्क्वायर है तो आ जाएगा 6 10 स्क्वायर अल्फा। ऑल एट अ टाइम, ऑल एट अ टाइम कितना होगा? 4c4, वो कितना होता है? 1, तो ये आएगा 10 अल्फा की पावर 4, ऐसा लिखा हुआ। ओके, तो ये क्या लिखा है? 10 4 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। और अपने को बोला है ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना है? पाई है। ठीक है, भी अपने को ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा, है ना, अपने को ऑप्शन से ही देखना पड़ेगा कि अगर अपन x का वैल्यू क्या है? 10 π/8 और -10 π/8 के बीच में, तो अपन x का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, और x इक्वल टू जब 10 π/8 रखोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? 10 4 थीटा। फिर अपने को किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा? 10 इनवर्स 10 4 थीटा का। सिमिलरली जैसे ये वाला सवाल किया था ना अपन ने क्लास में, ये तो तुम्हें याद ही होगा बेटे, है ना, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², तो तुम्हें याद ही होगा। कैसे स्टार्ट किया था इसको? x को रखा था अपन ने 10 थीटा, तो दोनों ही पोर्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए x को 10 थीटा रखना है, और 10 थीटा रख के थीटा तो तभी समझ में आएगा ना जब आप ये रखोगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 10 थीटा, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 10 थीटा, है ना, भाई थीटा तो वहाँ पर पहले से मौजूद है। 10 क्या करें? लैम्डा ले लें, 10 लैम्डा ले लो, अपने सब लैम्डा भी वहाँ पर मौजूद है, 10 t कर देते। हाँ, अपन ने x को रख दिया 10 t, है ना, ए ऑप्शन चेक कर रहे हैं अपन। तो x अगर t है तो t का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या आएगा? सोचो ना, -10 π/8, ठीक है, लिखा है। तो एंगल t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? -π/8 से π/8। तो बेसिकली अपन ये कह रहे हैं कि t वेरी कर रहा है -π/8 से लेकर के π/8, ठीक है। अब तो यहाँ पर जब अपन ने सब्स्टिट्यूट किया x को 10t, तो क्या बनेगा? 2 10t अपॉन 1 + 10²। तो फाई इज इक्वल टू बन रहा है ट्वाइस साइन इनवर्स ऑफ साइन 2t। अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा साइन वर्स साइन का, तो अपन ने साइन वर्स साइन का ग्राफ बनाया। ये साइन वर्स साइन का ग्राफ है ना, ये x कोऑर्डिनेट कितना है? π/2, ये लाइन है y इज इक्वल टू x, ये पाई, y इज इक्वल टू पाई माइनस x। अच्छा, ये क्या है? -π/2। अच्छा, अपने को सोचना होगा कि अगर ये जो एंगल है 2t, भाई t अगर यहाँ से आए तो 2t एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा? -45 से लेकर के 45। तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ क्या बता रहा है कि इनपुट और आउटपुट बराबर होंगे। अगर इनपुट होता है -90 से 90,
तो क्या इनपुट जो है -90 से 90 है? हाँ है। तो आउटपुट कितना हो जाएगा? सेम एज इनपुट। तो इनपुट अगर 2t है तो आउटपुट भी साइन व साइन का कितना आएगा? 2t। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके फाई कितना आ गया? 40। अच्छा, अब थीटा पर आते हैं। थीटा इज इक्वल टू, सेम वहाँ पर भी यही सब्सटीट्यूट किया। तो वहाँ पर क्या पिक्चर बनेगी? tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट ऑफ 4t। ठीक है, अब 4t के बारे में सोचते हैं। अगर t का वैल्यू है -π/8 से π/8, 4 से मल्टीप्लाई करके आराम से दिख रहा है t का वैल्यू कितना होगा? 4t का वैल्यू कितना होगा? -π/2 से लेकर के π/2। और अगर ये एंगल -90 से 90 है तो tan इनवर्स tan किसके बराबर होता है? हाँ 40, क्योंकि लाइन आती है y = x। तो अपन ने पाया एक फंक्शन जो है वो सिंप्लीफाई होकर के कितना आ रहा है? 40। दूसरा फंक्शन भी सिंप्लीफाई होकर के कितना आ रहा है? 40। तो अगर दोनों ही 40 आ रहे हैं, आइडेंटिकल आ रहे हैं, तो ये वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 0। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज रॉन्ग। अपन ने क्या है, एकदम से जो ए ऑप्शन है इसको चेक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी। तो अब क्या है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन जो है उसके लिए इतनी मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ग्राफ सामने हैं आपके, ठीक है ना, सारे सब्सटीट्यूशन आपके सामने हैं। और अपन इस पर आते हैं। तो अगेन सब्सटीट्यूट वही किया, एक्स को क्या रखा? 10t। तो 10t जो है वो क्या है? 10π/2 और 1 के बीच में। तो t का वैल्यू कितना होगा? π/8 से 45 के बीच में। लिखते हैं इस बात को ना, बी ऑप्शन पर आते हैं। और अब की बार जो t है वो कहाँ से कहाँ के बीच में? π/8 से π/4 के बीच में। फटाफट चेक करते हैं। साइन व साइन t बन जाएगा। और 2t का वैल्यू, 2t का वैल्यू कितना हो जाएगा? लिख लेते हैं यहाँ पर, 2t हो जाएगा π/4 से लेकर के π/2। π/4 से π/2 अगेन कितना आ जाएगा? y = x। तो ये क्या चल रहा था? थीटा चल रहा था, फाई = 40। इस पर आते हैं अपन। तो 4t जो है, अगर t यहाँ से आए तो 4t कितना हो जाएगा? π/2 से लेकर के पाई। और अपने ग्राफ बनाया tan इनवर्स tan का। तो tan इनवर्स tan का ग्राफ जो ऐसा आएगा। ये y = x, π/2, ये पाई, ये 2π। तो लाइन कितना आ जाएगा? y = x - पाई। तो y = x - पाई आ रहा है। तो यही तो है लाइन की इक्वेशन जो बनती है जब इनपुट होता है 90 से पाई। इस ब्रांच पर अपन यहीं पर तो है, इनपुट क्या है? 90 से पाई। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? इनपुट माइनस पाई। तो क्योंकि फंक्शन ये था तो आउटपुट कितना हो जाएगा? इनपुट माइनस पाई। और इनपुट क्या है? 40। तो अब की बार थीटा जो है बराबर आएगा इनपुट माइनस पाई, है ना। तो एक समय पर थीटा जो है वो ये आ रहा है सिंप्लीफाई करके, और दूसरा वाला जो फाई है वो आ रहा है ये। क्या पूछा उसने? फाई माइनस थीटा, है ना। तो फाई माइनस थीटा दिख रहा है क्या अपने को? कितना आ जाएगा? फाई। सही। तो यही चाहिए था उसको, ठीक है ना। बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। एक बार अपन सी और देख लेते हैं। भाई सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि सी जो है इसका क्या है? सबसेट है। समझ में आ रहा? सी क्या है? इसका सबसेट है। तो इसका कौन सा पार्ट गलत है? इसका कुछ पार्ट तो सही है और कुछ पार्ट क्या गलत है? कौन सा पार्ट गलत है इसका? 0 से π/8। इसने क्या गड़बड़ कर दी? इसने कुछ इंटरवल सही वाला दिया, 0 से 10π/8, वो सही है। और 10π/8 से 1 वाला पार्ट जो है वो तो अपन ने बी ऑप्शन से देखा कि वो करेक्ट है। तो ये पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है, तो जिसका मतलब बेसिकली होता है कि इनकरेक्ट है, ठीक है। और नन ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि अपना बी ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल था। इसमें क्या अपन ने रिवाइज किया कि tan इनवर्स tan का ग्राफ अलग अलग इंटरवल में उसकी अलग अलग ब्रांचेस पे क्या क्या इक्वेशन चलती है, और साइन इनवर्स साइन में भी अलग अलग एक्स की वैल्यूज़ के लिए क्या क्या ब्रांच पर कौन कौन से रिलेशन चलते हैं वाई और एक्स के बीच में।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स x इज इक्वल टू 0, देन नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन इज। ठीक है, तो नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कितनी ऐसी x की वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही हैं। तो अपने को दिख रहा है एक जैसी एंट्री लिखी, जैसे ये a है, ये b है, c है, फिर क्या लिखा है c a b, फिर क्या लिखा है b c है ना, a b c b c a c a b ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इज इक्वल टू 0। इसको अपन डायरेक्ट ही खोल लें, चाहे तो आप कॉमन ले लो, कैसे ही कर लो, इतना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ए क्यूब माइनस ए बी सी दिख रहा है क्या, ए क्यूब माइनस ए बी सी माइनस बी इंटू कितना आएगा, ए सी माइनस बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब अपन पता ही है अपने को कि या तो क्या होगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा, या a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 0। अच्छा, तो मान लो लिखा हुआ है a क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 3x, या तो ये तीनों बराबर, ये लग रहा है ये तीनों बराबर आ सकते हैं, और a प्लस बी प्लस सी 0 यानी कि tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x, ये हो जाए 0। क्यों, उसके अलावा कोई आंसर क्यों नहीं आएगा? अच्छा, x क्या हो जाए, 10 पाई क्या होता है, 0 ही तो होता है, n पाई, x हो जाए n पाई, n पाई में कोई नंबर बताओगे n? ये सॉल्यूशन जब अपन बताते हैं ना तो ऐसा नहीं बताते कि ये, चलो पाई पाई बोल रहे हो, पाई, अरे मूर्ख, tan इनवर्स पाई क्या होता है, हैं? अलीबाग से आए हो क्या, है? tan इनवर्स पाई क्या होता है, होगा कोई नंबर होगा, पर क्या tan इनवर्स पाई और tan इनवर्स 2 पाई के बराबर आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे भाई। ये नंबर जो है पॉजिटिव x पॉजिटिव के लिए बराबर हो ही नहीं सकता। tan इनवर्स x और tan इनवर्स y बराबर है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या है, x इक्वल टू वाई। तो क्या x और 2x बराबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, जब x क्या हो 0। तो एक ही आंसर आ रहा है, x इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 3x, इसका एक ही आंसर है, x इक्वल टू 0। अच्छा, इसको देखो, ये जो फंक्शन है, तो अपने को पता है कि tan इनवर्स x अपने आप में क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग, ये भी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग है तो वो 0 कब हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही जगह, और वो दिख रहा है अपने को, आराम से दिख रहा है कि x का वैल्यू 0 के लिए tan इनवर्स 0 0 0 0 0 आ रहा है, तो 0 के आगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 0 से पहले ये नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसका भी केवल एक ही आंसर आ रहा है, वो क्या है, x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन से जो आया कि या तो ये होगा या ये होगा, तो इससे भी अपना एक ही आंसर आया, x इक्वल टू 0, और इससे भी अपना एक ही आंसर है, x इक्वल टू 0। तो कुल मिला करके जो फाइनल आंसर है वो क्या है, एक ही आंसर है, x इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ वैल्यू सेटिस्फाइंग इज 1, उसका नाम क्या है, 0। ठीक है, एक आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिमिट का अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n सो दैट लिमिट एफ एक्स वेयर f इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स ब्रैकेट में 2 sin x माइनस ln ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज अ फाइनाइट नॉन जीरो नंबर। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है IIT में, कई बार ये सवाल पूछा गया है। वो बेसिकली आपसे चेक करना चाहते हैं कि आपको एक्सपेंशन या स्टैंडर्ड लिमिट जो है वो याद है कि नहीं है। ठीक है, और स्टैंडर्ड लिमिट भी ऐसी कि हाँ इसकी सेटिंग जो है उसके लिए अपने को नीचे ये रखना पड़ेगा, इसकी सेटिंग के लिए अपने को नीचे ये रखना पड़ेगा ना, तो सारी सेटिंग जो क्लियर होनी चाहिए।
तो या तो एक्सपेंशन से आप खुद ही क्लियर कर सकते हैं, या आपको स्टैंडर्ड लिमिट याद हो तो उससे अपने को क्लियर रहता है। हाँ तो बताओ भाई, साइन एक्स माइनस एक्स के लिए नीचे क्या सेटिंग बिठानी पड़ेगी? अगर साइन एक्स माइनस एक्स है तो इसके लिए क्या सेटिंग बिठानी पड़ेगी अपने को? हाँ, उसके लिए नीचे एक्स की पावर क्या होना चाहिए? साइन एक्स के लिए एक्स की पावर नीचे क्या होना चाहिए? तो साइन एक्स माइनस एक्स के लिए क्या होना चाहिए? एक्स क्यूब। ठीक है, साइन एक्स माइनस एक्स के लिए होना चाहिए नीचे एक्स क्यूब। ठीक है भाई, तो ये तो बहुत जल्दी से दिख रहा है अपने को। क्लास में अपन 50 बार देख चुके हैं कि साइन एक्स माइनस एक्स की शांति के लिए अपने को एक्स क्यूब चाहिए। एक्स क्यूब से अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, और बाकी जो टर्म है 2 साइन एक्स उसको देखते हैं एक बार। माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक है भैया, आएगा। अब अपने को इसमें क्या एक्सपेंशन देखना पड़ेगा। ये तो हो गई, इसको तो मिल गई शांति, ठीक है ना। इसको देखना पड़ेगा, ln 1 प्लस एक्स ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन देखना पड़ेगा। तो बेटे बोलो, साइन एक्स का एक्सपेंशन बोलो। प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 120 डैश डैश, ऐसा आएगा। माइनस ln ऑफ 1 प्लस एक्स। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? ये आता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 4 एंड डैश डैश। तो ln 1 माइनस एक्स का क्या होगा? दुनिया में जहाँ जहाँ एक्स है ना, इस एक्स में एक्स की जगह क्या कर दो? माइनस एक्स। तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस एक्स। अब इसमें समझना ये है कि माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सेम। तो यहाँ पर यही का यही आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ पर माइनस दे देगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस डैश डैश। ठीक है, और अपन को इसी का इंस्पेक्शन करना है, तो अपने को ठीक है यार। तो 2x, अब देखो यहाँ पर माइनस एक्स और 2x, तो ये और ये गॉन। एक्स स्क्वायर के टर्म को देखते हैं तो यहाँ पर आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये गॉन। अच्छा, और ऑड में देखते हैं अब क्या बचा? माइनस एक्स क्यूब बाई 3 यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पर भी आ रहा है माइनस एक्स क्यूब बाई 3। तो एक्स क्यूब जिंदा रहा, ठीक है ना, एक्स क्यूब जिंदा रहा। एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस है ना, ये एक्स की पावर 4 कट जाएगा, तो एक्स की पावर 4 इसमें तो है नहीं, और उधर कट गया, तो एक्स की पावर 5 रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय समथिंग समथिंग एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ आएगा। तो अपन इसको क्या सिंप्लीफाई करके कुल मिला के क्या बचेगा? ये एक्स क्यूब है आपके पास, अंदर क्या है? -1। समझ में आ रहा है? एक्स क्यूब है, और ये पूरा क्या पिक्चर बन जाएगी? -1, और इसमें एक्स क्यूब कॉमन लें तो क्या बनेगा? प्लस एक्स स्क्वायर इंटू समथिंग समथिंग डैश डैश। अब तुम सोचो, इसको शांत करने के लिए ना, इसको शांत करने के लिए नीचे की तरफ क्या पावर होनी चाहिए? एक्स क्यूब, ठीक है ना। नीचे क्या होना चाहिए? एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब। बाकी अब पूरा का पूरा वो मामला उतार लेते हैं। यहाँ पर वहाँ लिखा है साइन एक्स माइनस एक्स, नीचे क्या है? एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, और नीचे क्या है? एक्स की पावर n, ऐसा है। तो ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये जो नंबर आएगा ना लिमिट लगाने के बाद, इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी? ये तो कट गया, लिमिट कितनी आ जाएगी? -1। अगर यहाँ पर मैंने एक्स क्यूब की जगह कुछ और लिया होता, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर लिया होता, तो ये जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला बाउंड्री कितना आ जाता है? एक्स इंटू समथिंग, और आंसर क्या आया था? 0। और अगर मान लो मैंने ये कर दिया होता तो क्या आया था? इन्फाइनाइट आया था। तो इसीलिए इसी को कहते हैं संभालना। तो इसको संभालने के लिए क्या चाहिए? एक्स क्यूब चाहिए।
इसको संभालने के लिए पता ही अपने को क्लास में देखा है एक्स क्यूब चाहिए। अब ऊपर क्या आ गया एक्स की पावर 6, नीचे क्या आ गया एक्स की पावर n। इसको एक बार साइड में लिखते हैं एक्स की पावर 6 अपॉन एक्स की पावर n। अब इसको समझो आप, मान लो n का वैल्यू हो गया 5 तो इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी 0। मान लो n का वैल्यू हो गया 7 तो लिमिट कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो इसको संभालने के लिए यानी कि ये नंबर क्या है 0 न आए और एग्जिस्ट कर जाए तो उसके लिए n का वैल्यू क्या होना चाहिए 6। तो इसका लिमिट आ जाएगा -1। बेटा इसका लिमिट बताओ sin x माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। -1/6 और n का वैल्यू 6 के लिए ये क्या है गॉन। तो लिमिट कितना आ जाएगा 1/6। समझ में आ रही बात। अगर n का वैल्यू 6 से बड़ा हो गया तो इनफाइनाइट, 6 से कम हो गया 0। उसने पढ़ो सवाल को, पढ़ो ध्यान से, क्या बोला है फाइनाइट नॉन जीरो नंबर, ठीक है ना। तो फाइनाइट नॉन जीरो नंबर इस टाइप का सवाल जब आता है तो हमें एक n की मोस्टली है ना, इस टाइप के प्रोफाइल में मोस्टली n की कोई जो वैल्यू ढूंढनी होती है वो क्या होती है इंटीजर, ठीक है। और वो इंटीजर इस टाइप का होता है कि कोई स्टैंडर्ड लिमिट जो है उन सबको शांति प्रदान करने के बाद जो x की पावर आपके पास बचती है दैट इज द वैल्यू ऑफ n, ठीक है। तो सबको शांति दे दी अपन ने। ये लॉग वाला जो मसाला था उसको, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट थी इसको, तो ऊपर अपने को जो x का पावर मिला, ठीक है, वो क्या था 6, ठीक है। इस तरह से होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। 10x अपॉन एक्स की पावर 1/x² लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इज। बेटा बताओ ये कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है? अच्छा, लिखो 1 की पावर इन्फिनिटी। बेटे 10x अपॉन एक्स का लिमिट कितना आएगा 1, 1 की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है। अच्छा 1 की पावर इन्फिनिटी का वर्किंग रूल क्या होता है, कैसे अपन इसको वर्कआउट करते हैं? e की पावर में आता है लिमिट x टेंडिंग टू 0, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाइड बाय बेस -1, ठीक है, ये होता है। अच्छा तो ये कितना बन जाएगा, ये भाई एलसीएम लिया 10x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा x³ x इंटू x² x³। अब ये लिमिट अपन ने क्लास में देखी हुई है 10x माइनस एक्स अपॉन x³। बेटे ये लिमिट कितनी आती है, एल ऑर्बिटल लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये थोड़ा कहता हूँ हर बार रट्टा मार लो, कभी कभी भूल जाते हैं आदमी, गलती आदमी से ही होती है, ठीक है। आप इसमें एल ऑर्बिटल लगा दो। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1 और इसका कितना आ जाएगा 3x²। तो ऊपर जो है बन रहा है 10² x, नीचे बन रहा है 3x²। अब तो दिख रहा है आराम से 1/3 आ जाएगा। तो ये लिमिट आ रही है 1/3। तो ये सब पावर में चल रहा था जो लिमिट है, तो e की पावर जो है 1/3, ये अपना आंसर है ना। इस सवाल का पर्पस एक ही था, एक तो 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म का जो वर्किंग रूल होता है वो बताना, और दूसरा एक स्टैंडर्ड लिमिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताना 10x माइनस एक्स अपॉन x³ 1/3 आता है। अगला क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x की पावर a माइनस ax प्लस a माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। ये अपने को दे रखा है फंक्शन का वैल्यू एट a है ना, क्योंकि भाई ये इसमें क्या है a जो है ना वो तो कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि लिमिट x पर है, तो जो भी आएगा वो फंक्शन ऑफ a है, तो उस फंक्शन का वैल्यू फिर निकालना है अपने को। तो इसमें क्या करें, एल ऑर्बिटल लगा दें, है ना, ज़्यादा दिमाग न लगाते हुए तुरंत एल ऑर्बिटल लगाए थे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 0/0 की इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है, तो उसमें अगर पॉलिनोमियल है तो आपकी किस्मत इससे अच्छी नहीं हो सकती कि एल ऑर्बिटल में आपके पास तुरंत पॉलिनोमियल है। एक्स की पावर a का डेरिवेटिव कितना होगा, a इंटू एक्स की पावर a माइनस 1, ax का कितना हो जाएगा -a, और बाकी तो सब क्या है 0, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। x² का डेरिवेटिव आएगा 2x, किया जाएगा भाई। फिर मौका है अपने पास, ये तो फिर क्या है 0/0 है, तो फिर एल ऑर्बिटल लगा दिया, ये आएगा a इंटू a माइनस 1 एक्स की पावर a माइनस 2
डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म समाप्त हो गई है, तो अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ठीक है ना। अपन खुशियाँ बांटते हैं, इसमें x की जगह वैल्यू रख देते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा a इंटू a माइनस 1/2, ठीक है। अब ये आ गया अपना फंक्शन का वैल्यू एट a। अब इसमें रखना है अपने को 101, तो 101 रख करके कितना आएगा 101 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, तो 101 मल्टीप्लाइड बाई कितना आ रहा है 50, तो आ जाएगा 50 50 है ना, 5050, ये अपना आंसर। तो 5050 ए ऑप्शन अपना आंसर है। भाई जहां मौका मिले वहां आप एल ऑर्बिटल लगाएं। किस तरह के सवालों में एल ऑर्बिटल नहीं लगाना होता? अंडर रूट वाले सवालों में एल ऑर्बिटल न लगाएं, रैशनलाइज करें। और खास तौर पर डिनोमिनेटर में अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक जैसा फंक्शन है, 10 है, तो आप उसको पहले पॉलिनोमियल में बना लें, यानी कि उसको आप एक अप्रोप्रिएट पावर से x से, अगर 10 स्क्वायर x है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको साइड में लेके इसको खोपचे में ले लो, और x स्क्वायर को डील करते हुए फिर आप एल ऑर्बिटल लगाएं, क्योंकि पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव क्या होता है? सुंदर होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हैं, खास तौर पर टेन का, सेक का, इस तरह का, तो ये क्या रायता फैलने लगता है, 2-3 बार में ही जो ये आप परेशान हो जाएंगे इनसे। नेक्स्ट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स प्लस एफ अपॉन के एक्स की पावर 1/x इज इक्वल टू ई क्यूब। एफ ऑफ 4 दे रखा है अपने को 64, इसमें ऐड कर लो, एफ अपने को पॉलिनोमियल दे रखा है, एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स जो है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करें भाई, इसमें ये कौन सी इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है? देखो ये तो 0 आ जाएगा, ये अपने को पता नहीं, और ये पावर क्या है? इनफाइनाइट। तो बेस में बन रहा है 1 प्लस 0 प्लस समथिंग, क्या बन रहा है? 1 प्लस 0 प्लस समथिंग की पावर इनफाइनाइट। भाई मुझे नहीं पता ना कि एफ एक्स अपॉन ये जो 0 है ये किस नंबर को टेंड कर रहा है, आई डोंट नो। हम नहीं जानते किसको टेंड कर रहा है, तो हम नहीं जानते, तो इसलिए अपन ने क्या बोल दिया? समथिंग। अच्छा, तो 1 प्लस समथिंग की पावर इन्फिनिटी, राइट साइड अपने को आंखों से दिख रहा है, ई क्यूब कितना होगा? फाइनाइट नंबर, ठीक है। तो बेटे 1 की पावर 1 प्लस समथिंग की पावर इन्फिनिटी जो है वो फाइनाइट आ रहा है, तो समथिंग क्या होगा? थोड़ा जोर से बोलो, कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। अच्छा मान लो 0 नहीं हुआ तो क्या होगा? असर क्या पड़ेगा? किसी को क्या फर्क पड़ता है? अगर ये क्वांटिटी जो है 0 को टेंड नहीं करी, मान लो ये 1 को टेंड करी, तो 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। 2 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? इनफाइनाइट। तो अगर ये नंबर पॉजिटिव हुआ तो क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इनफाइनाइट। और अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ, 1 से कम हुआ, तो फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा? 0। लेकिन राइट साइड तो 0 नहीं है, राइट साइड तो कोई फाइनाइट नंबर पॉजिटिव दे रखा है, तो डेफिनेटली दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टू 0। और इससे ये भी निश्चित हो गया साथ साथ कि जो LHS में जो लिमिट है वो कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है? 1 की पावर इन्फिनिटी, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, इसमें रूल लगा दिया 1 की पावर इन्फिनिटी का, तो क्या बनता है वो? e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई और बेस -1, यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस एफ एक्स अपॉन के एक्स -1। और ये अपने को दे रखी है लिमिट की वैल्यू ई क्यूब, या अगर बात करें तो पावर में जो लिमिट चल रही है वो कितनी दे रखी है? 3। तो ये और ये तो क्या है? गॉन। x अपॉन एक्स कितना आ जाएगा? 1। और क्या बनेगा? एफ एक्स अपॉन के एक्स स्क्वायर। तो इसकी लिमिट है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कितनी आ जाएगी? 3। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन के एक्स स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा? 2।
अब आप सोचो f एक पॉलिनोमियल है, नहीं 0/0 कैसे पता कि f ऑफ 0 0 है? 0 ही होगा। लिख लो भाई f ऑफ 0 कितना होगा? 0। अगर फंक्शन का वैल्यू 0 पर 0 नहीं हुआ, नॉट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसका मतलब 0 पर फंक्शन कितना है? 0 है। तो इसने बोला ना पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है तो क्या पॉलिनोमियल रहा होगा? किस टाइप का पॉलिनोमियल रहा होगा? जैसे मान लो तुमने ये मान लिया ax³ प्लस bx² cx प्लस d, तो अपन ने ये रखा डिवाइडेड बाय kx²। तो अगर x 0 रखा तो यहां से यहां तक कितना आ गया? 0, और ये कितना आ गया? d/0। तो कौन सी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है? d/0। तो d का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 0, नहीं तो चीज क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, जबकि दे क्या रखी है? 2। तो d शुड बी 0। सिमिलरली अगर मान लो इतना बचा, तो इसमें क्या x कॉमन लेके आएगा? ax² प्लस bx प्लस c अपॉन kx²। एक x काट देते हैं, एक x काटने के बाद क्या बचेगा? ax² प्लस bx प्लस c अपॉन kx। अब ये क्या बन गया? c/0। तो इसका मतलब c का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा? 0। अच्छा, c का वैल्यू जो है अगर 0 है, ठीक है, c का वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये टर्म भी 0 आ गया, है ना। अब यहां से तो लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी? 0, है ना, क्योंकि यहां से देखेंगे तो क्या बनेगा? a/k इंटू एक्स, और यहां से क्या बनेगा? b/k, और ये लिमिट कितनी आ जाएगी? 0। और भी अगर मान लो कोई और हायर डिग्री पॉलिनोमियल होता मल्टीप्लाइड बाई x⁴, तो इसकी भी लिमिट 0, इसकी भी लिमिट 0। तो कुल मिला के इससे वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर जो टर्म है वो कितना है? b/k। b/k का वैल्यू कितना है? 2। ठीक है, तो लिख लो b = b/k = 2। अब इफ लिमिट दिस इज इक्वल टू दिस, f ऑफ 4 इज दिस, देन k हैज द वैल्यू। अब इसने बोला है फंक्शन का वैल्यू 4 पर कितना है? 64। तो f(x) का वैल्यू अगर मान लो कुछ ऐसा है bx², और इसका वैल्यू 4 पर 64 आ रहा है, तो भाई b का वैल्यू कितना हो गया? 4। तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4x², है ना, ये फंक्शन है। और पूछा क्या है इसने? k। बेटा b/k है ना। अब देखना जरा, b का वैल्यू कितना आया था? 4। तो b अगर 4 है तो k का वैल्यू कितना आ गया? 2। ऑप्शन देखो, है 2 आ जाएगा। b ऑप्शन अपना आंसर है। तो भी इसमें इसने ना थोड़ा सा ये पॉलिनोमियल जो फंक्शन है, ठीक है ना, ये नहीं दे रखा था, ये ऐड कर लेना, ठीक है ना, पॉलिनोमियल फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट तो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें दे रखे हैं अपने को 2 मेथड, ठीक है ना। अपन ने एक तरीके से सवाल को सॉल्व किया, फिर अपन ने एक और सेकंड मेथड प्रपोज किया कि भी मैं सवाल को ऐसे सॉल्व करूंगा। उसमें एक से एक आंसर आ रहा है और दूसरे मेथड से दूसरा आंसर आ रहा है। अब आपको बताना है कौन सा मेथड सही है और कौन सा मेथड जो है गलत है। कंसिडर अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिट एज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1^n² into e⁴n. Two children A and B solved this problem as follows. Mr. A solved the problem as follows. उसने ऐसे सॉल्व किया मिस्टर ए ने। मिस्टर ए ने क्या किया भाई? उसने इसको एक्सपोनेंशियल में लिख लिया, क्योंकि ये पूरी तरह एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो f की पावर g, मैंने आपको बताया था आपको ऐसे लिख सकते हो e की पावर g ln f। तो इसने बस इतना ही किया है, क्या लिख दिया इसको? e की पावर n, वो तो ये रहा। और इसको कैसे लिख दिया उसने, इस वाले पार्ट को e की पावर पीछे आके मल्टीप्लाई लॉग ऑफ बेस, दिख रहा है, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई लॉग ऑफ बेस।
तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। हम f की पावर g को क्या लिख सकते हैं, e की पावर g ln f हमेशा लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तो यस, यहाँ तक करेक्ट है। अच्छा, अब इसने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो पावर है उसमें जो चल रहा है मामला लिमिट का, उसे बोल दिया l, और फिर l को इसने सेपरेटली सॉल्व कर लिया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं भाई, e की पावर कुछ लिमिट चल रही है, लिमिट का कुछ वैल्यू आया l, तो उसको क्या बोलते हैं, e की पावर l ही तो बोलते हैं। सही है, यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब इसने क्या किया भाई, एन स्क्वायर को लिखा n इंटू एन, ये कॉमन ले लिया इसमें ना, इन दोनों टर्म्स में n कॉमन ले लिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉमन ले सकते हैं, उसमें क्या है। अच्छा, n को 1/x रख दिया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं रेसिप्रोकल, और n इन्फिनिटी है तो x कितना हो जाएगा 0, यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब्सटीट्यूट देख लेते हैं सही किया है क्या, 1/x इंटू 1/x, सही है, n स्क्वायर, यहाँ पर रखा 1/x सही है, +1 बिल्कुल सही है, 1/x स्क्वायर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया x से तो ये आएगा +1, सही है। अच्छा भाई, 1/x ये रहा, 1/x ये रहा, और 1/x स्क्वायर वाला ये रहा। भाई इसने क्या किया, 1/ln ऑफ 1/अल्फा को क्या लिख दिया, -ln अल्फा, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सही है, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, इसने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके कितना आएगा, x माइनस ln, और नीचे कितना आ जाएगा x स्क्वायर, तो ये लिखा है x माइनस ln अपॉन x स्क्वायर, सही है, ये भी सही है, एलसीएम ही तो लिया है। तो यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने कोई पार्शियल लिमिट नहीं लगाई। भाई एरर कहाँ पर होता है, जब मैंने आपको बार बार समझाया कि लिमिट हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, डिवाइड हो रही हो, इंडिविजुअली सॉल्व कर लिया तो आप वैल्यू रख सकते हो, पर आप लिमिट सॉल्व हो रही हो, बीच में प्लस माइनस का साइन हो, तो आप इस लिमिट को सॉल्व कर लें और फिर उसकी जगह वैल्यू रख दें, फिर आप आगे बढ़ें, ये गलत हो जाता है। उसका लॉजिक क्या है कि भी आपने पार्शियल लिमिट लगा दी ना, लिमिट तो क्या है, धम्म से लगाई जाती है, मैंने आपको बताया था ना, लिमिट क्या है, धम्म से लगाई जाती है, ऐसा नहीं रुक रुक करके। आज मैंने लिमिट लगाई एक पार्ट में, कल मैंने लिमिट लगाई एक और पार्ट में, परसों मैंने लिमिट लगाई एक और पार्ट में, दैट इज रॉन्ग। वो लिमिट का फंडा ही नहीं है, लिमिट एक साथ लगाई जाती है। तो कहीं पर भी अपन ने अब तक पार्शियल लिमिट नहीं लगाई है, कोई दिक्कत नहीं है, केवल सब्सटीट्यूट किया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ भाई, ये लॉग का एक्सपेंशन है क्या, सही है, एक्स एक्स कट जाएगा, यहाँ से आराम से दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आएगा, हाफ, तो फटाक से दिख गया क्या, लिमिट का आंसर कितना आ जाएगा, हाफ, यहाँ से आएगा, यहाँ वाले टर्म्स का लिमिट कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो लिमिट एल का वैल्यू कितना आ गया, हाफ, और ये सब पावर में चल रहा था, तो e की पावर हाफ, तो ये तो करेक्ट आंसर है, इसमें हमें कोई शंका नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। भाई अगला दूसरे वाले ने सॉल्व किया ऐसे, भाई उसने क्या कर दिया, यहां से स्टार्ट करना था, ये तो ठीक है, e की पावर n तक, ये उसने क्या किया, ये बोल रहा है यूजिंग द फैक्ट लिमिट एक्सटेंडिंग टू f लिमिट एक्सटेंडिंग टू s1, दूसरा इन्फिनिटी है, तो ये लिमिट जो है इसके बराबर होती है। हाँ ठाकुर साहब बताओ भाई, क्या वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, मिस्टर बी, मिस्टर ए ने तो सही किया है। भाई इसने क्या बोला, देखो यहां से देखो, इधर से देखो, इसने बोला n स्क्वायर ln ऑफ n अपॉन n प्लस 1 प्लस n, ये लिमिट थी, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसने बोला ये जो लिमिट है ये बराबर है इसके n स्क्वायर इंटू n अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 प्लस n, ठीक है। कैसे बोला, इसने ऐसे बोल दिया, लॉग के अंदर ना, लॉग के अंदर, लॉग को ध्यान से देखो, ln ऑफ 1 प्लस n अपॉन n प्लस 1 माइनस 1, तो n अपॉन n प्लस 1 माइनस 1, n अपॉन n प्लस 1 माइनस 1। तो बेटे तुम्हें ये सोचना है कि ये जो आइटम है, इस आइटम का जो वैल्यू है वो क्या 0 को टेंड कर रहा है क्या, देख लेते हैं इसको साइड में लेके, n अपॉन
n+1 -1, तो यहाँ से कितना आ गया -1/n+1। ये किसको टेंड कर रहा है, 0 को, सही है। तो ln 1 + θ/θ, थीटा टेंडिंग टू 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये लिमिट तो कितना आ गया, 1। क्या बच गया ये, तो यस, इस लिमिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने आगे सॉल्व कर दिया, जैसे यहाँ पर -n² सब इसने एलसीएम ले लिया, फिर इसने ये सॉल्व किया n², और यहाँ से लिमिट कितना आ गया, e⁻1 आ गया, तो या e, तो बेटे तो गलत हो गया ना, यहाँ e आ रहा है, यहाँ पर e का रूट आ रहा है। तो बताओ कहाँ गलती है, किस में गलती है, कौन सा मेथड गलत है और कौन से स्टेप में गलती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। दोनों मेथड सही है, और आंसर क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा भाई, अभी मैं समझा रहा था कि अपन जो है, अगर मान लो लिमिट मल्टीप्लिकेशन में है, सारी लिमिट मल्टीप्लिकेशन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होगी। पर मैंने बताया कि यहाँ पर प्लस माइनस है ना, क्लास में बता दिया कि अगर प्लस माइनस में लिमिट है तो पार्शियल लिमिट लग जाती है। उसका लॉजिक ये है कि आप लिमिट क्या है, एक साथ हर जगह पर रखते हो, एक साथ आप रुक रुक के नहीं कर सकते कि मैं यहाँ आज रख रहा हूँ, यहाँ आज रख रहा हूँ, यहाँ कल रख रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या त्रुटि कर दी कि आपने एक लिमिट यूज कर ली यहाँ पर, और इस गणित के बाद है ना, इस गणित के बाद आपका क्या है, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन चल रहा है, वो आपका गलत है। तो इस एडिशन अगर नहीं चल रहा होता, मल्टीप्लिकेशन चलता, तो दिक्कत नहीं थी। पर यहाँ पर प्लस चल रहा है, माइनस चल रहा है, पार्शियल लिमिट लगा दिया आपने बोल दिया इसकी लिमिट ये, जबकि लिमिट लगाने के बाद आपका जो वेरिएबल है वो अभी भी दिखाई दे रहा है। मेरे मालिक, मैंने आपको बताया था, लिमिट लगाने के बाद अगर n पर लिमिट लगाइए तो नो n वुड बी देयर, n आपको दिखाई नहीं देगा लिमिट लगाने के बाद, परंतु आपका n दिख रहा है। यही तो पाप कर दिया आपने। तो आपने कहां पर पार्शियल लिमिट लगाई है, ये स्टेप गलत है, ये पहला ही स्टेप यहां पर गलत है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इस गणित के बाद एक प्लस या माइनस की कैलकुलेशन चल रही है, ठीक है। तो मिस्टर बी इज रॉन्ग, मिस्टर ए इज राइट। तो कौन सा आंसर है देखने जरा, ए इज राइट है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, S denotes the sum of an infinite geometric progression whose first term is the value of the function sine of x minus pi/6 upon √3 minus 2 cos x at x equal to pi/6. If fx is continuous at x equal to pi/6 and whose common ratio is the limiting value of the function as x tends to 0, then 2008 multiplied by s is equal to, ये बताना है अपने को। तो भी फंक्शन का वैल्यू है 30, f इज कंटिन्यूस एज 30, तो f कंटिन्यूस है, 30 इसके डोमेन में है क्या, नहीं है, क्योंकि cos 30 कितना होता है, √3/2, तो √3 माइनस 2 इंटू √3/2 कितना हो जाएगा, नीचे 0। तो ज़रूर ये क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी की वजह से कह रहा है ये कि लिमिट का वैल्यू एट 30 ज़रूर बराबर होगा फंक्शन का वैल्यू एट 30, ठीक है। अब इसमें f में देखो अपन ने क्या किया, साइन और कॉस एल ऑपरेटर लगा दिया, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, कॉस थीटा, कॉस ऑफ x माइनस pi/6। देखो इस तरह के सिंपल फंक्शंस में एल ऑपरेटर लगाने में मजा भी आता है, फटाफट आंसर आता है। √3 का डेरिवेटिव कितना आएगा, 0, कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन, यहाँ पर आएगा 0 प्लस 2 sin x, ठीक है। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो खत्म हो गई, अब मौका है अपने पास वैल्यू रखने का 30, तो यहाँ पर 30 रख दिया, तो cos कितना बनेगा, 0, cos 0 कितना होता है, 1, और sin 30 कितना होता है, 1/2, तो आंसर कितना आ गया, 1।
तो एस डिनोट्स फर्स्ट टर्म इज ए या 1, फर्स्ट टर्म 1 है। और क्या बोला है, कॉमन रेशियो इज लिमिटिंग वैल्यू, इसका लिमिट निकालना है एक्सटेंडिंग टू 0, तो निकालते हैं। हाँ अभी तो वहां पर क्या लिखा है, साइन एक्स की पावर 1/3 और नीचे क्या करना है, एक्स की पावर 1/3 ऊपर एक्स की पावर 1/3, ये लिमिट कितना आ जाएगा 1, ln 1 + 3x, इसको क्या करना है 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड, और tan इनवर्स लिखा है √x का होल स्क्वायर, इसको कर दिया अपन ने मल्टीप्लाई, x से कर दो, ठीक है x से कर दिया, और e की पावर लिखा हुआ है 5 × x की पावर 1/3 -1, 5 × x की पावर 1/3 अपॉन 5 × x की पावर 1/3। शांति 1, शांति शांति शांति। क्या बच गया अभी देखो, x हटाओ, x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 हटाओ, क्या बच गया 3/5, ठीक है। लिमिट का वैल्यू कितना है 3/5। तो अपन ने सारी स्टैंडर्ड लिमिट्स के हिसाब से अप्रोप्रिएट x की पावर सेलेक्ट करी और उससे अपन ने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है। अब इसने पूछा है कि इनफाइनाइट जीपी का सम, तो इनफाइनाइट जीपी का सम अगर a का वैल्यू 1 है और कॉमन रेशियो बोल रहा है ये 3/5 है, तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, a/1 - r, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2। फिर क्या बोल रहा है 2008 × s, तो 2008 × 5/2, तो ये आ जाएगा 1004 × 5, ये आ जाएगा 5 और 4 × 5 कितना हो जाएगा 20। हाँ भाई f इज इक्वल टू e की पावर x -1 अपॉन √1 + x² माइनस √1 - x², x 0 नहीं है, और x = 0 के लिए वैल्यू √2/3। f इज कंटिन्यूस। भाई ये वाला जो सवाल है ये मैंने केवल इसलिए रखा है, ये वाला सवाल मैंने केवल इसलिए रखा है ताकि तुम ये ध्यान दो कि √x² जो है ना, वो क्या होता है mod x। बच्चे अक्सर ये भूल जाते हैं कि √x² जो है वो mod x होता है, वो x नहीं होता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई इसने क्या बोला है देखो, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ना, ये भी रिवाइज कराने के लिए कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो बताओ भाई, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज में अपन ने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, सही बात है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है जिसे हम रिमूव नहीं कर सकते। और बताओ, अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तुम कहीं पर वो जो प्रवचन करने भी जाते हो कहीं, क्योंकि लोग यही सब सुनते हैं, पापी वो है जो पाप करता है, ठीक है ना, अच्छी आत्मा वो है जो अच्छे कर्म करता है। बताओ, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, बोलो। एडजस्ट कर लेते हैं, अच्छा ये शादी पे चल रहा है यहाँ पर जो एडजस्ट कर लेते हैं। अरे मैथमेटिक्स में एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है, लिखो लिमिट एग्जिस्ट। नॉन रिमूवेबल होता है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो उसमें होता है रिमूवेबल, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही हो उसे बोलते हैं नॉन रिमूवेबल। हाँ भी, तो सबसे पहले तो अपने को लिमिट ही निकालनी पड़ेगी, चेक करना पड़ेगा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। तो अपन ने लिमिट निकाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx, जो बराबर होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e की पावर x -1 अपॉन √1 + x² माइनस √1 - x²। ठीक है, ये
अब इसमें क्या करना चाहिए अपने को, यहाँ पर दिख रहा है, इसको क्या करना चाहिए, रैशनलाइज। और रैशनलाइज कहाँ पर करना चाहिए, अंदर ही अंदर, क्योंकि यहाँ पर एक स्क्वायर है, तो अल्फ़ा माइनस रूट बीटा है ना, अल्फ़ा माइनस रूट बीटा का रैशनलाइजेशन कैसे होगा, अल्फ़ा प्लस रूट बीटा से। तो लिखना चालू करते हैं, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा, बोले तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई किया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, अल्फ़ा माइनस रूट बीटा, अल्फ़ा प्लस रूट बीटा रैशनलाइज करेंगे तो आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा, तो आएगा ई की पावर एक्स माइनस 1, और अंदर ही अंदर चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें लिमिट दिख रहा है अपने को यहाँ पर, है ना, इसमें अपने को चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये 0/0 में कोई योगदान नहीं है इसका। इसका वैल्यू है 1 1 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, 2 का रूट कितना हो जाएगा √2। तो ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, तो आप पार्शियल लिमिट नहीं लगा रहे हैं। अगर आप इसका वैल्यू रख रहे हैं तो आप पार्शियल लिमिट नहीं लगा रहे हैं। इसके बारे में सोचते हैं, भाई 1 और 1 तो कट जाएगा, लिखते हैं इसको, ये आ रहा है ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 4 आएगा प्लस 2x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर। और बाकी जो मसाला है उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, जो येलो में लिखा हुआ है। इसमें क्या है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू जो भी है। ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड एक्स। इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना आ जाएगा, √3। तो ये √2 है, ये √3 है, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ये क्या बन रहा है, मॉड एक्स। तो अपन ने पहले तो ई की पावर एक्स माइनस 1 की शांति के लिए ऐसा कर दिया, और बाकी पूरा मसाला जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, √2/√3 वो यहाँ रखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये लिमिट कितनी आ जाएगी, 1, और x टेंडिंग टू 0 का मतलब हम जानते हैं, x टेंडिंग टू 0 का मतलब ये भी होता है कि आपको क्या निकालना है, RHL, और आपको क्या निकालना है, LHL, यानी कि x नेगेटिव टेंडिंग टू 0, यानी कि x टेंडिंग टू क्या होता है, 0 प्लस RHL मतलब पॉजिटिव, और LHL मतलब x टेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक भाई, x अगर अपन RHL की बात करें तो x अपॉन मॉड एक्स कितना हो जाएगा, 1। RHL में x अपॉन मॉड एक्स 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2/3। तो ये फंक्शन का लिमिट एट RHL या 0 प्लस। और अगर अपन यहाँ पर LHL की बात करें तो मॉड एक्स कैसे खुलेगा, माइनस एक्स के साथ, तो x अपॉन मॉड एक्स का वैल्यू कितना आएगा, -1। ये कितना आ जाएगा, 1 -1, ये √2/3, तो आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2/3। ये हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू एट 0 पर LHL। दोनों वैल्यू क्या है, अलग अलग है, विच मीन्स क्लियरली कि लिमिट जो है वो DNA है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होता है, जिसमें आप जो डिसकंटिन्यूटी उसे आप हटा सकते हैं, और उसके लिए लिमिट का एग्जिस्ट होना ज़रूरी है। हाँ, फंक्शन का वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, सो दैट वो बराबर हो जाए लिमिट के वैल्यू के। ठीक है। और जो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है उसमें क्या, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, तो आप कितनी एडजस्ट कर लो लाइफ में, ठीक है ना, आपका तो कुंडा होना ही है। ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट करना ज़रूरी है फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए। तो यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है।
हाँ भाई अगला क्वेश्चन, फॉर एक्स पॉजिटिव एच एक्स दे रखा है अपने को 1/q इफ x इज इक्वल टू p/q, 0 इफ x इज इर्रेशनल, p और q पॉजिटिव नंबर है और दे रखा है कि रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड गुड। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, पढ़ो इसको। बात तो बहुत जरा सी है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर, पर लोगों को वो भी बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता है। हाँ भाई एच दे रखा है 1/q, x है p/q, 0 इफ x इज इर्रेशनल। तो h डिसकंटिन्यूस है हर एक रियल x के लिए जो 0 से इन्फाइनाइट है, और बाकी ऑप्शन देखते हैं, इर्रेशनल के लिए, रैशनल के लिए, इस तरह से दे रखा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, अपने लिए ज़्यादा आसान है, काफ़ी आसान है रैशनल के लिए कैलकुलेट करना। ठीक है, ओके। तो रैशनल नंबर भाई क्या बोला है, x अगर p/q है तो पॉजिटिव है, हर एक पॉजिटिव नंबर को कैसे लिख सकते हैं, p/q करके लिख ही सकते हैं अपन। ठीक है ना, तो मान लो मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ, x इक्वल टू कोई रैशनल नंबर बोलो बेटे, 1। ठीक है ना, 1। ठीक है, अब 1 पर मैंने देखा इस फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू एट 1, तो फंक्शन का वैल्यू एट 1 कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। नहीं 1 पर तो निकाल पाएंगे क्या, 1 पर नहीं निकाल पाएंगे, 3 बोल दें इसको, 3 बोल देते हैं चलो, है ना, क्योंकि 1 और 1 क्या है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है ना, 1 और 1 जो है उसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि 1 और 1 क्या है, रिलेटिवली प्राइम कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। ठीक है ना, 1 और 1 दोनों ही रिलेटिवली प्राइम नहीं बोले जाएंगे, दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए। दोनों नंबर सेम होंगे तो रिलेटिवली प्राइम जो है वो बात अपने आप में मीनिंगलेस हो जाती है। ठीक है ना, तो x इक्वल टू 3 मान लेते हैं फिलहाल तो 3 के लिए क्या बन जाएगा, 3/1। क्या 3 और 1 रिलेटिवली प्राइम है, हाँ है, 3 and 1 आर रिलेटिवली प्राइम, 1 इज रिलेटिवली प्राइम टू एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा तो ये बन रहा है 3/1, ऐसा क्या इसको 6/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि 6/2 में 6 और 2 क्या है, रिलेटिवली प्राइम नहीं है। अच्छा 3/1 में अगर x का वैल्यू है 3/1 तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो फंक्शन का वैल्यू एट 3 जो निकाल रहे थे अपन वो कितना आया, 1 आया। अब बेटे तुम ये सोचो कि क्या 3 के आसपास कोई इर्रेशनल नंबर है क्या, 3 के बहुत पास कोई इर्रेशनल नंबर बता सकते हो, चलो बोलो, हैं? अरे 3 के पास बोल रहा हूं, ठीक है ना, दिल्ली जाकर के रैशनल नंबर आए, इर्रेशनल नंबर आए, वो नहीं बोल रहा हूं, 3 के पास, पास समझते हो, बहुत बहुत पास। ठीक है ना, पास, दूर नहीं, पास। हाँ अब आया, हाँ बोलो बोलो, 3 पॉइंट, हाँ अरे लड़का हीरा है, हीरा, 0001 और 401, ये है वो इर्रेशनल नंबर जो 3 के फिर भी काफी पास है, √5 जैसा बेइज्जती करने वाला नहीं है, ये जो है ये 3 के काफी पास है। अच्छा तो अगर 3 के आसपास, अच्छा 3 से जस्ट बड़ा जो नंबर है, जस्ट बड़ा मतलब जस्ट बड़ा, बिल्कुल आगे वाला, हाँ तो बेटे जो ये जो नंबर तुम बोल रहे हो ना 3.00, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, ये जो नंबर है, इज इट रैशनल और इज इट इर्रेशनल? 3 से जस्ट बड़ा जो नंबर है वो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा, है? अरे कोई आदमी है या कोई आइटम है, कोई जा रहा है, मैंने तुमसे पूछा वो लड़का है कि लड़की है, तो तुम लोग कुछ भी हो सकता है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई। मैं तुमसे पूछ रहा हूं एक सिंपल सा सवाल, क्लियरली बताओ कि 3 से बड़ा इस इंटरवल में सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है, रैशनल या इर्रेशनल? ये मत बोलना जो मतलब तुम वही बोल रहे थे, गलत है। वी डोंट नो, लिख लो है ना, वी डोंट नो। जो 3 से जस्ट बड़ा नंबर है, आप उस पर टिप्पणी देने में समर्थ नहीं है, मैं भी नहीं हूं, कोई भी नहीं है। 3 से बड़ा नंबर जो है जस्ट बड़ा, वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, वी कांट से, ठीक है ना, उसे लिखा ही नहीं जा सकता बोर्ड पर।
3 से जस्ट बड़ा नंबर बोर्ड पर नहीं लिख सकते आप, ठीक है ना। इट कैन बी रैशनल, इट कैन बी इरैशनल। एनीवेज, काम की चीज ये कि 3 पर तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 3 के जस्ट वेरी क्लोज नेबरहुड, यानी कि मैंने बताया था लिमिट का फंडा क्या होता है। लिमिट का फंडा होता है नेबरहुड। बहुत सारे नंबरों के लिए वैल्यू जो है वो एक ही होनी चाहिए, एक ही यूनिक वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज लिमिट। तो इस नेबरहुड में अगर हम देखें तो इरैशनल नंबर आ रहे हैं, बहुत सारे इरैशनल नंबर आ रहे हैं। इनफैक्ट ये भी आप मान सकते हैं कि 3 के नेबरहुड से में ही है। तो इस इंटरवल में जो इरैशनल नंबर है उनके लिए फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 0। तो आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन का लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx when x is irrational, तो ये लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0। तो अपन ने पाया एक तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है, 1। तो फंक्शन का वैल्यू 1 है एक पॉइंट पर, और उस पॉइंट पर लिमिट का वैल्यू अलग आ रहा है। तो अलग आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो फंक्शन का वैल्यू 3 पर डिसकंटिन्यूअस है। सिमिलर लॉजिक से आप बोल सकते हैं कि 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि 2 के लिए क्या लिखोगे, 2/1, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सब फंक्शंस के लिए, सभी पॉइंट्स के लिए फंक्शन का वैल्यू कितना आया, 1। पर उनके बिल्कुल क्लोज नेबरहुड में इरैशनल नंबर होंगे ही होंगे, और उन पर वैल्यू 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट की बात नहीं कर रहे हैं अपन, लिमिट और फंक्शन का वैल्यू अनइक्वल आ रहा है, इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूअस कहाँ पर, इरैशनल पर। डिसकंटिन्यूअस फॉर ईच इरैशनल, ये तो सही आ गया। नॉट डेरिवेबल फॉर ऑल एक्स, भाई ऑल एक्स तो देखा नहीं अभी तक, अपन ने केवल क्या देखा है, रैशनल देखा है। अब बेटे तुम बताओ इरैशनल के लिए कैसे सोचेंगे, इरैशनल के लिए सोच के बताना जरा। मान लो इरैशनल नंबर है, ये भी बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा मजा आने वाला है भी देखना। √2 देख लेते हैं चलो, है ना। तुम्हारा तो फेवरेट है इरैशनल नंबर √2, ले आओ √2 ले आओ। √2 पर देखा तो फंक्शन का वैल्यू √2 पर कितना है, 0। इस बात को लिख लेते हैं पहले। हमने पाया कि फंक्शन का वैल्यू √2 दूसरी परिभाषा से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अब √2 के पड़ोस में चलते हैं, तो √2 के पड़ोस में कितने लोग हैं, बहुत सारे। अच्छा, उसमें जो रैशनल नंबर है, √2 के राइट नेबरहुड लिखा है मैंने, √2 के राइट नेबरहुड में जो नंबर्स हैं वो किस प्रकार के दिखाई देंगे, ये कुछ तो टिप्पणी दे ही जा सकती है, हल्का फुल्का तो कुछ बताया जा सकता है कि कोई नंबर अगर √2 के बिल्कुल पड़ोस में है तो वो नंबर कैसा दिखाई देगा। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर वो देखेगा कैसा, उसमें कुछ खास बात होगी क्या। इधर ट्राई करो, मान लो इसको तुम्हें ना, मान लो इतना सा नंबर है, इतना सा नंबर है, नहीं मजा नहीं आएगा। 4, 5, मान लो ये नंबर है ना, लेट्स से दिस इज अ नंबर, ठीक है, दिस इज अ नंबर। वैसे तो ये इरैशनल लिखना था और ये मामला कहाँ तक जाता, इनफाइनाइट तक, पर मान लो हम थक गए और यहाँ पर ये जो नंबर है, बेटे ये नंबर बताओ, ये नंबर रैशनल है इरैशनल है, ये रैशनल है, हाँ एग्जैक्टली, स्टॉप कर दिए, सही बात है। अब बेटे मान लो इसको मैं 2 के करीब ले आता हूँ, ताकि 2 के करीब इरैशनल नंबर देख लें अपन, ठीक है। तो मान लो इसको माना अपन ने अल्फा, अब इसको तुम कन्वर्ट करना चाहते हो इस फॉर्म में, है ना, p/q की फॉर्म में। तो जो p/q फॉर्म बनेगा ना, वो कैसा दिखेगा ये बता सकते हो मेरे को। बोलो बोलो, हाँ, अरे मेरे बेटे सिंपल शब्दों में डिवाइडेड बाय 10 की पावर क्या हो जाएगा, 20, 30 तक आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, ऐसा आएगा ना। हाँ अब बताओ, अब क्या,
सही बात है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म बन रहा है। अब मेरा सवाल बेटे वहीं का वहीं है कि √2 के पड़ोस में, एक इर्रेशनल नंबर के पड़ोस में अगर कोई नंबर है और वो रैशनल है, इर्रेशनल नंबर के पड़ोस में कोई रैशनल नंबर है और आपने उसे कन्वर्ट कर दिया है पी बाई क्यू फॉर्म में, तो उसमें कुछ दिलचस्प बात होगी। वो दिलचस्प बात क्या है, मैं चाहता हूं तुम वो सोचो, तुम बताओ। अरे आंख बंद करो, आंख बंद करो। अब सोचो, एक नंबर है, इर्रेशनल है, एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, एक एग्जाम्पल, इसमें पी बाई क्यू है, ठीक है। लो मैं ही गिर जाता हूं, है ना, मैं बहुत ही गिरा हुआ आदमी हूं, मैं थोड़ा और गिर जाता हूं। इसमें क्या खास बात होगी? पी बाई क्यू में क्यू क्या है, डिनोमिनेटर है, तो क्यू क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, तो 1/q क्या होगा? बिल्कुल। तो अगर मान लो, अगर हम इस नेबरहुड में बात करते हैं, शाबाश, बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। अगर अपन इस इंटरवल में बात करते हैं और इस इंटरवल के रैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं और इस इंटरवल के रैशनल नंबर्स पे अपन लिमिट निकालते हैं, तो वो लिमिट की वैल्यू कहाँ से आएगी? पहले वाले से आएगी, पहले वाली ब्रांच से आएगी। तो पहले वाली ब्रांच का वाई कोऑर्डिनेट किसको टेंड कर रहा है? 0 को। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिमिट एक्सटेंडिंग टू ऐसा कोई नंबर है जो इरेशनल नंबर √2 के बहुत पास है और आपने इस पर लिमिट निकाली, ठीक है। √2 के आसपास आप देख रहे हैं कि लिमिट की वैल्यू क्या है, तो √2 के आसपास जो रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर्स, उनसे होकर के अगर अपन जाएं तो अपने को फंक्शन के बारे में ये डेफिनेशन को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और ये यूटिलाइज करेंगे तो क्यू क्या है? इर्रेशनल के पास जो रैशनल है उनका डिनोमिनेटर क्या है? इन्फिनिटी के आसपास, बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा? 0। तो उन जगहों पर फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा? 0। तो अगर आप किसी इर्रेशनल नंबर को टेंड कर रहे हैं, मान लो आप ये निकाल रहे हैं x टेंडिंग टू √2 fx, तो इर्रेशनल नंबर की परिभाषा से होकर के जाएं तो क्या होगा? 0। और अगर इसी नेबरहुड के रैशनल की परिभाषा से होकर के जाएं, यानी कि इससे होकर के जाएं, तो भी लिमिट कितना आएगा? 0। और फंक्शन का वैल्यू √2 पर इस डेफिनेशन से कितना आ जाएगा? 0। तो लिमिट रैशनल, लिमिट इर्रेशनल, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट इर्रेशनल, ऑल आर इक्वल और ऑल आर 0। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूस एट ऑल रैशनल नंबर्स। तो फंक्शन जो है कंटिन्यूस है फॉर ईच इर्रेशनल नंबर इन 0 से इनफाइनाइट, और डिसकंटिन्यूस है किसके लिए? ईच रैशनल के लिए इन 0 से इनफाइनाइट, है ना। हम तो इसमें अपने को क्या है? डज नॉट होल्ड गुड, है ना, ये वाला ऑप्शन बताना है। तो h इज डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल x इन 0 से इनफाइनाइट, है ना। तो ये डिसकंटिन्यूस है हर एक x के लिए, ये तो गलत है ही, क्योंकि अपन ने पाया कि इर्रेशनल के लिए क्या आ रहा है? कंटिन्यूस आ रहा है। तो दिस इज रॉन्ग, और रॉन्ग ही अपने को सेलेक्ट करना था, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट है। h इज कंटिन्यूस फॉर ईच इर्रेशनल, कंटिन्यूस है ईच इर्रेशनल के लिए, ये करेक्ट है, पर अपने को इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था, तो ऑटोमेटिकली ये इनकरेक्ट हो जाता है, रिजेक्ट करना है इसको। h इज डिसकंटिन्यूस फॉर ईच इर्रेशनल, ये भी करेक्ट है, अपन ने यही फाइंड आउट किया था कि इर्रेशनल, सॉरी, रैशनल के लिए कंटिन्यूस आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस, ये करेक्ट है, डिसकंटिन्यूस है इर्रेशनल के लिए, पर अपने को इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है, तो ये रिजेक्ट करना है। h इज नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x इन 0 से इनफाइनाइट। थोड़ा ध्यान सोचो कि किसी भी इर्रेशनल नंबर के आसपास इस फंक्शन का जो वैल्यू होगा नेबरहुड में कैसे रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जब आप लिखोगे, ये लिखोगे ना लिमिट, यहीं पर लिखना पड़ेगा f का डैश एट √2, मान लो आपने लिमिट लिखा, तो ये कितना होगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन का वैल्यू एट √2 प्लस h माइनस फंक्शन का वैल्यू एट √2 डिवाइडेड बाय कितना है? h लिखोगे आप, और √2 प्लस h, है ना, ये वाला वैल्यू माइनस फंक्शन का वैल्यू एट √2। ये तो अपन जानते हैं कि फंक्शन का वैल्यू एट √2 या किसी भी इर्रेशनल नंबर पर
वो कितना दे रखा है अपने को, हाँ भाई कितना दे रखा है, इर्रेशनल पर कितना है 0। मान लो इस प्रकार की लिमिट है। अब भाई इस पर चर्चा करें अपन, तो बताओ भाई ये क्या आएगा। अगेन h पर डिपेंड करेगा, h टेंड कर रहा है 0 को, तो h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो ऊपर वाला नंबर है ना रैशनल, अगर इर्रेशनल है तो ये लिमिट कितनी आ जाएगी, एग्जैक्टली 0। तो नंबर इर्रेशनल हो गया तो लिमिट आ जाएगी 0। और अगर मान लो ये h जो है वो हो गया इस तरह से कि √2 + h क्या हो जाता है, रैशनल। तो √2 + h अगर रैशनल है तो भी वो जो क्वांटिटी है 1/q वो कितनी हो जाएगी, 0। तो वो 0 है, 0/h कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रहा है ना √2 के आसपास या किसी भी इर्रेशनल नंबर के आसपास। फंक्शन कैसे बिहेव करेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन की तरह बिहेव करेगा जिसका डेरिवेटिव कितना होगा, 0। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट इर्रेशनल नंबर्स, और कंटिन्यूस है ही नहीं वो, कहाँ पर, रैशनल के लिए। तो रैशनल के लिए कंटिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी नहीं है। तो नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x। तो भाई कभी कभी तो डिफरेंशिएबल आ रहा है ना ये, तो कभी कभी डिफरेंशिएबल आ रहा है कभी नहीं आ रहा, तो नॉट डिफरेंशिएबल फॉर ऑल कहना क्या ये सही होगा, नहीं, ठीक है ना, ये गलत होगा। और गलत ही अपने को सेलेक्ट करना था, तो डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर जो है इसमें 2 ऑप्शन है, ठीक है, ध्यान रखना 2 ऑप्शन करेक्ट है इसके अंदर। 20th का आंसर है ए और डी, ठीक है।